हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग और साथ ही में उसने किस प्रकार से टेम्पो पकड़ा उसके बारे में हम पढ़ रहे थे और किस प्रकार से लीडर्स को अरेस्ट किया गया। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो उसी के क्विट इंडिया मूवमेंट के ही जो अगर आगे के पर्सपेक्टिव हैं उनके ऊपर हम ध्यान देते हैं और आगे हम पढ़ते हैं कि जिसमें हम आज पढ़ते हैं कि गांधी जी जो फास्ट कि फेब 1943 में जब गांधी जी ने एक प्रकार से हम देखते हैं तो कांग्रेस के जो मेन टॉप लीडर्स हैं उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि 9 अगस्त 1942 को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। और उसके बाद में जो पीपल्स थे वो एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा वायलेंट तरीके से उस जो उन्होंने इस मूवमेंट की स्टार्टिंग की और ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा वायलेंट चल रहा था। और इस वजह से जब गवर्नमेंट ने उनके ऊपर रिप्रेशन किया तो गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने फरवरी 1943 में गांधी जी ने एक प्रकार से फास्ट एंड टू डेथ उन्होंने घोषित कर दिया और साथ ही में उन्होंने कहा कि वो गवर्नमेंट के द्वारा जो वायलेंस किया जा रहा था उसको कंडेम किया गया। साथ ही में अगर हम बात करें कि अगर वो वो एक प्रकार से अगर वो नहीं अगर उनकी बात मानते हैं, गवर्नमेंट की बात नहीं मानते हैं, तो वो अपने मतलब की डेथ तक या फिर एक प्रकार से उनकी जो अपनी किसी भी प्रकार की आगे तक कोई रिजल्ट नहीं निकलने देंगे, वो अपने फास्ट को नहीं रोकेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब प्रोटेस्ट वर ऑर्गेनाइज एट होम एंड अब्रॉड थ्रू हड़ताल डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्राइक। तो इसके देख लीजिए, ये जब गांधी जी के एक प्रकार से हम देखें तो गांधी जी को जब फास्ट किया गया तो किस न्यूज़ मिलते ही जो प्रोटेस्ट थे वो सभी जगह किया गया, भारत के अंदर भी विदेशों के अंदर भी हड़ताल्स की गई, डिमॉन्स्ट्रेशंस किए गए, स्ट्राइक्स की गई। तो ये एक प्रकार से बहुत सी ज़्यादा एक्टिविटीज़ की गई और साथ ही में हम देखते हैं कि जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 3 इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने भी इसके लिए रिजेक्ट एक प्रकार से रिजाइन कर दिया था। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो फास्ट था उसने क्या क्या अचीव किया। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो पब्लिक मोरल था उसको हाई कर दिया, साथ ही में जो एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स थी उसको भी बढ़ा दिया और साथ ही में हम देखें तो एक प्रकार से जो अपॉर्चुनिटी मिली थी कि एक प्रकार से कि हम पॉलिटिकल एक्टिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया गया। और साथ ही में जो गवर्नमेंट ने किस प्रकार से कंट्रोल करना चाहा था उसको भी एक्सपोज कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गांधी जी थे और एक प्रकार से जो उनके ओपोनेंट्स थे तो उन्होंने भी एक प्रकार से एक प्रकार से रिजेक्ट कर दिया कि वो एक प्रकार से मरने को हमेशा के लिए तैयार है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्च 23 1943 को पाकिस्तान डे भी एक प्रकार से ऑब्जर्व किया गया, जो मुस्लिम लीग के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि फेमाइन ऑफ 1943, जिसमें कि जो अगर हम बात करते हैं इसका मेनली अगर हम देखें तो अफेक्टेड एरिया था वो साउथ वेस्ट बंगाल था, जो कि एक प्रकार से तामलुक एरिया था। वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से देखा गया। और जिसमें कि हम बात करते हैं जो डायमंड हार्बर रीजन लाइक जैसे ढाका, फरीदपुर, त्रिपुरा और नोआखली के जो इलाके थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस फेमाइन को देखा गया। जिसके अगर हम मेन कॉजेज की बात करें, इसके मेन कारण क्या थे, तो सबसे पहली बात थी कि जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और उसके अंदर आर्मी की थी जो फूड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो इस वजह से इस इतनी बड़ी आर्मी को खाना खिलाने के लिए जो भी फूड स्टफ्स थे वो आर्मी की तरफ एक प्रकार से डाइवर्ट कर दिए गए। तो इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ या फिर ये फेमाइन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड रहा। साथ ही हम बात करते हैं जो राइस इंपोर्ट्स था, जो कि बर्मा और जो साउथ ईस्ट एशिया थे वो भी बंद हो चुके थे, क्योंकि एक प्रकार से हम देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया थे वहाँ पे जापानीज़ का एक प्रकार से हम देखें तो ऑक्यूपाई कर चुके थे। साथ ही में बर्मा में भी जापानीज़ ऑक्यूपेशन हो चुका था। तो इस वजह से राइस इंपोर्ट्स भी बंद हो चुके थे। और साथ ही में हम देखते हैं कि जो जो एक प्रकार से देखिए जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट और एक प्रकार से बिल्कुल ही प्रॉब्लमेटिक थी। तो इस वजह से भी इससे जो प्रॉब्लम थी इस फेमाइन की प्रॉब्लम को इसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। और इस वजह से जो बिग सिटीज़ थी और अदर अगर हम देखें तो एरियाज़ थे वहाँ पे जो फूड की शॉर्टेज थी और फूड की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजगोपालाचारी फार्मूला, जिसको कि एक प्रकार से जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का कोऑपरेशन एक साथ हो इसके लिए 1944 में साइन किया गया था। इसमें यह था कि हम एक पाकिस्तान की डिमांड को एक अच्छी तरह से या फिर एक स्ट्रेटेजिकली तरीके से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें जिस फॉर्मूले को गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था। और साथ ही में हम बात करते हैं कि जो सीआर प्लान के क्या क्या पॉइंट्स थे, जिसमें कि जो मुस्लिम लीग टू एंडोर्स कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, कि अगर मुस्लिम लीग जो कांग्रेस की डिमांड है कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए उसको आगे बढ़ाए। साथ ही में हम देखें जो लीग टू कोऑपरेट विद कांग्रेस इन फॉर्मिंग ए प्रोविजनल गवर्नमेंट एट सेंटर, कि सेंटर के अंदर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने के लिए लीग जो मुस्लिम लीग है उसको कांग्रेस के साथ सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि हम हमारे एक प्रकार से प्रोविजनल गवर्नमेंट बना सके। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, आफ्टर द एंड ऑफ वॉर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू डिसाइड बाई प्लेबिसाइड वेदर और नॉट टू फॉर्म ए सेपरेट सोवरेन यूनियन, कि जैसे ही
जो वॉर है वो एंड होता है। उसके बाद जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ है लाइक जैसे साउथ वेस्ट एरिया जिसमें हम बात करते हैं सिंध की, पंजाब की और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की है, और साथ ही में जो नॉर्थ ईस्ट एरिया लाइक जैसे हम बात करते हैं असम की, वेस्ट बंगाल या फिर ईस्ट बंगाल की, ईस्टर्न बंगाल, तो इन इलाकों के अंदर एक प्रकार से प्लेबिसाइड करवाया जाएगा और फिर वहाँ से एक प्रकार से डिसाइड किया जाएगा कि हमें ज़रूरत है कि नहीं, कि एक प्रकार से हमें सेपरेट सोवरेन स्टेट हमें बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये चीज़ वहाँ से डिसाइड की जाएगी। जिसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन एग्रीमेंट टू बी मेड जॉइंटली फॉर द सेफगार्डिंग डिफेंस कॉमर्स कम्युनिकेशन ईटीसी, कि अगर एक प्रकार से पार्टीशन अगर एक्सेप्ट भी किया जाता है, जिसमें एक्सेप्ट भी किया जाता है, तो उसके बावजूद भी एक प्रकार से जो लाइक जैसे हम बात करें डिफेंस हुई, कॉमर्स हुई और कम्युनिकेशंस हुए, तो एक ऐसे जो मुद्दे हैं जो काफ़ी बड़े मुद्दे हैं उनको एक प्रकार से जॉइंटली हैंडल किया जाएगा, जो कि एक प्रकार से एक कॉमन सेंटर की बात कही गई। जिसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, द अबाउट टर्म्स टू बी कोऑपरेटिव ओनली इफ इंग्लैंड ट्रांसफर्ड फुल पावर्स टू इंडिया। तो ये अगर ये टर्म्स हैं ये तभी ऑपरेटिव होंगे जब इंग्लैंड या फिर जो ब्रिटेन है वो हमें हमारा जो फुल पावर्स है लाइक जैसे हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस देगा, हमें बिल्कुल बिल्कुल भी डोमिनेट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो हमें अगर फुल पावर्स मिलेंगे तो ये सभी पॉइंट्स एक प्रकार से एक एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्शन किस प्रकार से हुआ, जो कि एक प्रकार से जिन्ना जिन्ना का अगर हम बात करें, जिन्ना की बात करें तो जिन्ना की एक प्रकार से सिर्फ एक ही डिमांड थी कि उन्हें टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करना चाहिए, कांग्रेस के द्वारा टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करना चाहिए, जिसमें कि दो सेपरेट यूनियन या फिर दो सेपरेट सोवरेन यूनियन बने। तो ये बात जिन्ना के द्वारा कही गई। साथ ही में हम बात करते हैं कि ही वांटेड ओनली द मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट टू वोट इन द प्लेबिसाइड एंड नॉट द एंटायर पॉपुलेशन। वो चाहते थे कि जो नॉर्थ वेस्ट और जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उन्हीं को एक प्रकार से प्लेबिसाइड के अंदर हिस्सा लिया जाए, ना कि वहाँ की एंटायर पॉपुलेशन, लाइक जैसे वहाँ पे जो हिंदूज हैं वो एक प्रकार से हिस्सा ना ले पाए, ताकि एक प्रकार से देखा जाए कि जो मुस्लिम्स हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि नहीं। लेकिन अगर हम देखें तो वहाँ के अगर एरियाज थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन भी थी, तो इस वजह से अब कांग्रेस इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई, क्योंकि वो पूरे इलाके अगर हम देखें तो अगर नॉर्थ वेस्ट हटेगा या फिर नॉर्थ ईस्ट हटेगा, तो उस चीज़ के लिए अगर हम देखते हैं तो जो पूरे इलाके हैं वहाँ पे हिंदूज भी एक प्रकार से उन तरफ जाएंगे, उस साइड में जाएंगे, तो एक प्रकार से जो हिंदूज का भी डिवीजन होगा। तो इस प्रकार से जो प्लेबिसाइड है वो हिंदूज और मुस्लिम सभी को एक प्रकार से इक्वल प्रोपोर्शन के हिसाब से होना चाहिए, आपकी जो पॉपुलेशन है उसके प्रोपल्सन के हिसाब से होना चाहिए, ना कि एक प्रकार से कि केवल मुस्लिम्स ही इसमें सपोर्ट करें। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन था। जिसके बारे में बात करते हैं, ही आल्सो अपोज द आइडिया ऑफ कॉमन सेंटर। जैसे कि हमने बात की जैसे डिफेंस हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, तो इन मुद्दों के लिए कॉमन सेंटर की बात कही गई थी, उनको जॉइंटली हैंडल किया जाएगा। लेकिन एक प्रकार से जो जिन्ना थे वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, वो नहीं चाहते किसी कॉमन सेंटर हो, वो चाहते थे कि केवल टू सेपरेट सेंटर्स ही हो। जिसके बाद हम बात करते हैं हिंदू लीडर्स लाइक वीर सावरकर कंडेम्ड द सीआर प्लान। जो हिंदू लीडर्स थे लाइक जैसे हम बात करें वीर सावरकर, तो उन्होंने भी जो सीआर प्लान था उसको काफ़ी ज़्यादा कंडेम किया और उन्होंने कहा कि हमें एक प्रकार से पार्टीशन को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार के एक प्रकार से मुद्दे से हो। जिसके बाद हम बात करते हैं देसाई लियाकत पैक्ट की, जिसमें कि भूलाभाई देसाई जो कि एक प्रकार से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कांग्रेस लीडर थे। साथ ही में हम बात करते हैं जो लियाकत अली खान जो कि डेप्यूटी लीडर थे मुस्लिम लीग के, वो भी एक प्रकार से जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसी में ही एक प्रकार से लीड एक मेंबर थे। तो इन दोनों के बीच में एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने एक प्रकार से कुछ पैक्ट या फिर कुछ एक प्रकार से हम देखें तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर सिग्नेचर किए। वो थे जैसे कि इक्वल मेंबर्स ऑफ पर्संस नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जितने भी मेंबर्स हम देखें तो अगर अपॉइंट किए जाते हैं या फिर नॉमिनेट किए जाते हैं, तो वो एक प्रकार से कांग्रेस और मुस्लिम लीग है उनसे इक्वल मेंबर्स के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे या फिर उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा। जिसके बाद हम बात करते हैं कि 20% रिजर्व सीट्स फॉर माइनॉरिटीज़ की, जो माइनॉरिटीज़ हैं लाइक जैसे मुस्लिम्स हैं तो उनके लिए 20% रिजर्व सीट्स होगी, ताकि वो एक प्रकार से अपना आगे प्रोग्रेस कर सके। जिसके बाद हम बात करते हैं वेबल प्लान की, जो विंस्टन चर्चिल थे वहाँ के तत्कालीन जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया ताकि वो देना चाहते थे एक कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स टू इंडिया, कि वो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। लेकिन अगर हम बात करें जो लॉर्ड वेवल जो दो वाइसरॉयज थे उस समय, उन्होंने भी इस जो नेगोशिएशन था उसको स्टार्ट किया ताकि वो इंडियन लीडर्स के साथ नेगोशिएट करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है वो किस प्रकार के रिफॉर्म्स चाहिए उनके बारे में आगे बात कर सकेंगे। जिसके बाद हम बात करते हैं कांग्रेस लीडर्स रिलीज फ्रॉम जेल इन जून 1945, जिनको 1942 में अरेस्ट किया गया था, उन सभी लीडर्स को जून 1945 में सभी को रिलीज कर दिया गया ताकि वो बाहर निकले और एक प्रकार से हम उनके साथ एक ओपिनियन ले सके और जो कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आगे बात बढ़ाई जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं वाई द गवर्नमेंट वाज कीन ऑन ए सोल्यूशन नाउ, कि गवर्नमेंट
क्यों एक सॉल्यूशन चाहती थी, तो इसके पीछे क्या-क्या वजह थी, उसके बारे में आगे बात करते हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं तो जो ब्रिटेन के अंदर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, जो कि विंस्टन चर्चिल के अंडर में चल रही थी, उनके वहाँ पे एक प्रकार से हम देखें तो मिड 1945 हुआ, तो फिर से वहाँ पे इलेक्शन एक प्रकार से घोषित किए गए कि वहाँ पे जनरल इलेक्शन किए जाएँगे, और इसके बाद में कंजर्वेटिव चाहते थे कि वो फिर से एक प्रकार से वो जीते, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ के लिए सॉल्यूशन लेके आना ठीक समझा। और साथ ही हम देखते हैं जो वॉर के अंदर जो ब्रिटेन के अलाइज थे, लाइक जैसे यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, तो उन्होंने भी एक प्रकार से कहा कि आपको इंडियन कोऑपरेशन लेकर आना चाहिए। तो इस वजह से वहाँ पे अगर हम देखें तो नए-नए प्लान्स लाए जा रहे थे। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स थे, वो एक प्रकार से चाहते थे कि वो जो इंडियन एनर्जीज़ है, उनको एक प्रकार से चैनलाइज़ किया जाए और अपने प्रॉफिट के लिए इनको इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे इस प्रकार के नए-नए सॉल्यूशंस लाए गए। इसके बाद हम बात करें तो वेबल प्लान था, वो किस प्रकार से और क्या-क्या उसमें अगर हम देखें तो पॉइंट्स थे। तो द आइडिया वाज़ टू रिकंस्ट्रक्ट द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल पेंडिंग द प्रिपरेशन ऑफ ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक प्रकार से जो इसके अंदर मेन अगर हम देखें तो आइडिया था कि जो गवर्नर जनरल्स है उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, उसके अंदर नए मेंबर्स जोड़े जाएं, और साथ ही में जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके लिए प्रिपरेशन किस प्रकार से की जाए और किस प्रकार की वहाँ पे बातें हों, तो उसके लिए कहा गया। फॉर दिस पर्पज ए कॉन्फ्रेंस वाज कन्वीन्ड बाय द वाइसरॉय लॉर्ड वेवल एट द शिमला इन जून 1945, और इस पर्पज के लिए जो वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवल, उनके द्वारा एक शिमला कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जो कि जून 1945 में की गई थी। उसमें उन्होंने इसके बारे में आगे पर्पज बताया, जिसके बाद हम बात करें कि मेन पर्पज क्या कहती है, फिर इसके प्रपोजल्स क्या कहते हैं। तो ऑल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, व्हाट डू वी इंडियंस एक्सेप्ट गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ, कि जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, आपसे जो भी भारत के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उसमें सभी मेंबर्स इंडियंस होंगे, जिनमें कि केवल और केवल गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अलावा सभी जो मेंबर्स होंगे वो इंडियंस होंगे, और जो गवर्नर जनरल है और जो कमांडर इन चीफ है वो ही केवल ब्रिटिशर्स होंगे, बाकी सभी इंडियंस होंगे। तो ये एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को टोटल इंडियनाइज कर दिया गया। साथ ही हम बात करते हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं उनको एक प्रकार से इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। साथ ही में हम बात करते हैं कि जो रिकंस्ट्रक्टिव काउंसिल्स है कॉल टू फंक्शन एजेंट इन ड्रीम गवर्नमेंट अंडर 1935 एक्ट, कि जो 1935 एक्ट के अंदर एक प्रकार से काउंसिल्स को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, उसके अंडर में फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। साथ ही बात है तो गवर्नर वाज टू एक्सरसाइज हिज वीटो ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, की जो मिनिस्टर्स हैं या फिर जो काउंसिल्स के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं उनके एडवाइस के ऊपर एक प्रकार से गवर्नर जनरल है अपना वीटो भी दे सकते हैं और वीटो एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो पॉसिबिलिटीज ऑफ नेगोशिएशंस ऑन ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केप्ट ओपन, कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात थी या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात थी, तो उसके ऊपर जो नेगोशिएशंस के लिए जो पॉसिबिलिटीज थी उनको कंटिन्यूसली ओपन रखा गया, ताकि आप आगे बात कर सकते हो और इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जिसके बाद हम बात करते हैं कि मुस्लिम लीग का इसके लिए स्टैंड क्या था, तो लीग वांटेड ऑल मुस्लिम मेंबर्स टू बी ए लीग नॉमिनी, की जो भी मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी कि जितने भी मुस्लिम लीग के मेंबर्स हैं वो एक प्रकार से काउंसिल्स के अंदर नॉमिनेट किया जाए उनको, तो एक प्रकार से पहले उसकी डिमांड थी। साथ ही में वो बात करते हैं कि अदर माइनॉरिटीज इंक्लूडेड दैट लीग गोन टू एंड वन थर्ड माइनॉरिटी, अगर सभी माइनॉरिटीज को अगर देखें तो सभी माइनॉरिटीज को एक जगह लाया जाता है, तो जो जितने भी जो माइनॉरिटीज है उनमें वन थर्ड अगर देखें माइनॉरिटी के रूप में, तो वो केवल और केवल मुस्लिम लीग की ही होगी। तो एक प्रकार से हम देखें तो अगर सीट्स है इनमें से अगर माइनॉरिटीज को अगर कोई सीट्स डिवाइड की गई हैं तो उनमें वन थर्ड अगर देखें माइनॉरिटी, तो वन थर्ड अगर सीट्स देखें तो वो केवल और केवल मुस्लिम माइनॉरिटी को मिलेगी। उसी के साथ हम बात करते हैं जो बट मुस्लिम नीडिंग टू थर्ड मेजोरिटी फॉर अप्रूवल, और साथ ही में अगर हम देखें तो अगर मुस्लिम अगर सिंपल अगर हम बात करें माइनॉरिटीज के अंदर मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम्स को टू थर्ड मेजोरिटी होनी चाहिए, उसके लिए किसी प्रकार का अप्रूवल की लिए उन्हें टू थर्ड मेजोरिटी ही होनी चाहिए। जिसके बाद हम बात करते हैं कांग्रेस स्टैंड, तो कांग्रेस का स्टैंड किस प्रकार का था, द कांग्रेस ऑब्जेक्टेड टू द प्लान एज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द कांग्रेस टू द स्टेटस ऑफ प्योरली कास्ट इन द पार्टी एंड इंसिस्टेड ऑन इट्स राइट टू इंक्लूड मेंबर्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज अमंग इट्स नॉमिनेट। तो कांग्रेस ने इस प्लान को ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने इसको एक प्रकार से इसको काफ़ी ज़्यादा खिलाफत की, और साथ ही में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक प्रकार से एक मेयरली कास्ट के ऊपर डिपेंड करके कांग्रेस को एक प्रकार से इसके स्टेटस को कमजोर करने की बात की जा रही है। यहाँ पे एक पार्टी के एक प्रकार से कास्ट की पार्टी बनाने की इसको साजिश रची जा रही है। साथ ही वो बात करते हैं कि जो insisted on its right to include members of all communities among its nominate, की एक प्रकार से वो बोलते थे कि सभी जो एक प्रकार राइट टू इंक्लूड मेंबर्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज, कि जो इनका कांग्रेस का जो आइडिया है कि सभी जो कम्युनिटीज हैं उनके मेंबर्स को एक ही जगह लाके इनको इंक्लूड किया जाए, इसमें उनको नॉमिनेट किया जाए, तो वो भी एक प्रकार से वहाँ पे बात नहीं रखी गई थी। तो ये प्रकार से इस प्रकार से हम देखा कि जो कांग्रेस का स्टैंड था और किस प्रकार से जो वेबल प्लान था उसको
सभी ने एक्सेप्ट कुछ पॉइंट उसके एक्सेप्ट किए गए, साथ ही में कुछ पॉइंट्स को उसको रिजेक्ट भी किया गया। और अगर हम देखें जो मुस्लिम लीग थी उसकी अलग डिमांड्स चल रही थी, और एक प्रकार से हम देखें जो कांग्रेस थी वो अलग ही एक मुद्दे के ऊपर चल रही थी। तो इस प्रकार से इनके बीच में बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं होने की वजह से वेवल प्लान भी रिजेक्ट हो गया। और साथ ही हम देखते हैं जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, उसके बाद हम देखते हैं जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी वो जब चुनाव हुए मिड 1945 में, तो उन्होंने भी काफ़ी बड़ी हार का सामना किया। तो एक प्रकार से विंस्टन चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको प्राइम मिनिस्टर पद से हटा दिया गया, जिस बारे में हम आगे वीडियोज में बात करेंगे। थैंक यू।